हमारे इस कार्यक्रम को मिल रहे आपके प्यार और सहयोग के लिए हम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे। और चूंकि ये एपिसोड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और दिन ब दिन इसमें बहुत तरह की वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, तो हम अपने दर्शकों के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटीज का भी धन्यवाद करेंगे जो हमें मौका दे रहे हैं इस मंच पे हमारे साथ आने के लिए। वो कहते हैं, कहावत आप सबने सुनी होगी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल औरों के लिए। आज की दुनिया में अपने लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की परेशानियों और कठिनाइयों को लड़ने के बावजूद दूसरों के लिए भी लड़ते हैं और उनके लिए एक सहारा बनते हैं और उनके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स बनते हैं। इसी तरह की पर्सनैलिटी आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जो बहुत से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, जो सोशल वर्क करती हैं, बिजनेस चलाती हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जाने क्या क्या हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे वर्सेटाइल पर्सनैलिटी रितु सिंघल जी से। मैम नमस्कार और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे को रितु जी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके इंट्रोडक्शन एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर करूं, एक बिजनेस वुमेन करूं, एक ऑथर करूं, मोटिवेशनल स्पीकर करूं, एक सोशल सर्विस में रोटेरियन करूं, क्या डिस्क्राइब करूं मैं आपको? ऋतु जैसे भारत है ना, मुझे लगता है इंडिया जब कहते हैं तो उसमें सब नदियां, पहाड़, सब कुछ हम लोग डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ऋतु सिंघल में सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स ने इतना हमें पोटेंशियल दिया है, वो सारा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा शो होता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कि बड़प्पन। अपने में बहुत कुछ समाने के बावजूद भी अपने आप को कुछ नहीं कहना, ये इनकी पर्सनैलिटी की एक खासियत है। मैम जो जितना हमने आपके बारे में स्टडी करा है या हमारी टीम ने जो रिसर्च करी है, हम लोग जानते हैं कि यू आर नॉट अ बिजनेस पर्सन, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, managing a house, everything was going smoothly, and suddenly some drastic change happened in our life, and then you move out from a house and taken up the business. So how tough it was and how smoothly you have run through this journey, we just wanted to know that. जी बेसिकली एक होता है कि लाइफ चॉइसेस देती है, एक होता है कि आप फंस जाते हो तो बस करना पड़ता है। मैं हमेशा समझती हूँ कि जो लाइफ है उसमें दो तरह की ऑप्शंस मिलती हैं कई बार। एक बार होता है या तो फाइट बैक करो या गिव अप कर दो जब क्राइसिस आता है या कुछ लाइफ में। तो मेरे पास भी वो चॉइसेस थी। तो हाउस वाइफ थी मैं 16 साल और सडनली वो ट्रेजेडी हुई और अगेन एज आई सेड दोनों चॉइसेस थी। बच्चे बहुत छोटे थे, एक बेटी 8 साल की थी, एक 13 साल की थी। तो ह्यूज लोन्स थे, बहुत लीगल केसेस थे, बहुत कुछ था। तो आई डिसाइडेड लेट मी फाइट बैक, लेट मी ट्राई। सो मुझे ये था कि सब खो तो चुका है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सो लेट मी ट्राई, maybe I'll be able to save something. I don't know. I did not know anything. I was just जैसे आजकल बहुत मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में हम सब बात करते हैं, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना, फॉरगेट अबाउट पास्ट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर। आई थिंक मैं वही कर रही थी। हालांकि मैं इन चीज़ों को शायद तब समझती भी नहीं थी, पर कर ऐसे ही रही थी कि चलो लेट मी डू व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, यू नो। पीछे क्या हो गया या आगे क्या होगा मैं नहीं ज़्यादा सोचती थी। तो मुझे बस यही लगा कि लेट मी टेक वन स्टेप अहेड। चलती गई, कुछ कारवां सा बनता गया, लोग जुड़ते गए अच्छे, कुछ बहुत लोग आए जो सपोर्ट किया, जिन्होंने हर जिनको मैं जानती भी नहीं थी। बस होता चला गया। मुझे लगता है यूनिवर्स का कुछ वो था। मैं इसको एक अपना मिशन मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया में आते हैं ना, सब कोई पर्पस से आता है, मिशन से आते हैं। तो अगर तो उसको अंडरस्टैंड करके करते हैं, कोई मिशन है और वो करना है, तो जैसे जुनून होता है तो आदमी फिर वो दौड़ता है और करता है। एक आदमी कहता है यार पता नहीं मुझे भेज रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा। तो जब आप पड़ेगा में पड़ जाते हो तो वो थक जाते हो, है ना। तो मैं इसको इस मिशन समझ के चलती रही। मुझे ऐसा लगा भगवान ने मुझे एक रोल दिया है और वो चाहते हैं कि मैं ये रोल को अच्छे से प्ले करूँ। तो शायद मेरी लाइफ को देख के कुछ लोगों को और होप मिले, एनकरेजमेंट मिले, पावर, ये सोच के बस चलती रही। मैंने ना अभी आपकी बात से एक बात निकल के आई। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें एक आरजे कार्तिक है, वो बड़े अच्छे कारवानी करके 2 मिनट का वो देते हैं, मैं उनको सुनता होता हूँ। तो कल उन्होंने बड़ा अच्छा एक बताया, कहते कहते जो ये दुनिया है ना,
ये एक इम्तिहान है, और जो ऊपर वाला बैठा है ना वो प्रिंसिपल है। तो कई बार वो आप सोचते हो कि वाई मी, इतना टफ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, कहते हैं वो सबसे ब्राइट स्टूडेंट को ना सबसे टफ पेपर देता है। तो शायद हम इसको देखो, जो हो गया वो उसको नहीं टाल सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर शायद वो इंसिडेंस नहीं होता तो शायद आप आज भी घर में होती। एब्सोल्युटली। अभी मैं अपनी ना बेटी की शादी प्लान कर रही हूँ तो कल ही हम रात के डिनर पे बैठे थे तो बात हो रही थी। तो माई 2 अदर फ्रेंड्स, उनके भी हस्बैंड्स हैं और वो भी प्लान करना है नियर फ्यूचर में। तो दे वर सेइंग कि बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगा कि ये भी है कि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, अब मुझे डिसाइड करना है। तो कुछ ऐसी बात हो रही थी कि अगर विकास होते तो मैंने कहा फिर तो शायद मेरा जीरो रोल होता, वही कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ खास कर रही होती। तो मतलब वो तो है ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम कमरे में एंटर हुआ ना, तो जितनी देर आप आ रहे थे और हम बैठे थे, आपके ऑफिस में मेरे को मंदिर में पूजा होने की आवाज़ सुनाई दी। नॉर्मली आजकल ये घरों में तो चलो होता है, ऑफिस में बहुत कम रह गया। तो हम ये मान सकते हैं कि ऋतु कहीं ना कहीं भगवान से भी जुड़ी हुई है और शायद आस्तिक भी है, नास्तिक तो नहीं कहूँगा मैं। हाँ जी। पहले तो ये जो पूजा होती है हमारे यहाँ 20 साल से हो रही है। तो हम जो जहाँ तक आस्तिक या नास्तिक की बात है, मैं मानती हूँ कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वन एस्पेक्ट इज रिलीजियस, यू आर डूइंग रिलीजियस एक्टिविटीज, सुबह पूजा करते हो, आरती करते हो। Another is a spirituality, that your spirit is right. Now, how to keep your spirit right, that depends on you. That depends. You can read books, you can do puja, you can do charity, whatever keeps you sane. So, in right spirit. So, that is spirituality. Now, I strongly believe in that. In spirituality, जहाँ तक घंटी बजने की बात है, मुझे लगता है कि मंदिर में बहुत लोग घंटी बजाते हैं, डेली जाते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। और मंदिर की तो बजाते हैं, मन की नहीं बजाते। अब जैसे मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जैसे भगवान राम की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम एक्चुअली क्या दिखा के गए, क्या बता के गए, क्या हमें समझाना चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, कि एक पुरुष को मर्यादा में रहना चाहिए। तो मर्यादा में रहे उन्होंने, अपने इवन सुतेली माँ के कहने से 14 साल का वनवास बिना कोई क्वेश्चन के मान लिया। अब हम तो उस मर्यादा में नहीं रहते। हम तो अपने पेरेंट्स भी अगर हमें कोई छोटा सा भी काम कहते हैं, हमारे पास सो मेनी इफ्स एंड बट्स भी है, राइट। हम कहते नहीं अभी मैंने काम करना है, अभी मैं थक के आया हूँ, अभी सो मेनी थिंग्स ना। सो मुझे ऐसा लगता है भगवान राम से जब हम सीखेंगे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। भगवान राम को प्लेटफॉर्म पे बिठा के हम पूजा करेंगे, दैट इज रिलीजियस। सो मेंटेन दैट रिस्पेक्ट एंड दैट कनेक्शन विद हिम। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप घर संभाल रही थी, बिजनेस की आपको नॉलेज नहीं थी, और आपका जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन एक टोटली जिसको कहते हैं ना मैन डोमिनेटिंग बिजनेस एरिया है, मतलब फ्रॉम अ वर्कर से लेके इंजीनियर तक। दूसरी तरफ आपकी फैक्ट्री थी जिसमें आप लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो भी टोटली एंड टोटली मैन डोमिनेटेड एरिया है। आप लॉ की स्टूडेंट रह चुकी थी, तो हाउ यू कोप अप विद द थिंग्स, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब शायद उस वक्त बहुत बार पेपर्स में भी ये सब कुछ आया था, बहुत क्राइसिस थे, लोन्स बहुत थे, केसेस कोर्ट केसेस बहुत थे। तो आपको एक टाइम पे लगा नहीं कि मैं फंस गई? लगा था, ऑफ कोर्स लगा था। मैं बहुत बार बोलती थी कि मुझे ऐसे लगता है किसी ने मुझे समुद्र में गिरा दिया, और मुझे तैरना भी नहीं आता है, और मुझे ना कोई किनारा दिखता है, कहाँ जाना है पता ही नहीं, अंधेरा बहुत है। लेकिन एक तो स्पिरिचुअलिटी मेरा बेस था, तो मैं बस अपना स्पिरिट राइट रख के चलती रहती थी। लेकिन जहाँ तक रही प्रैक्टिकली उसको इम्बाइब करने की बात, तो मैंने बस अपनी ऐसे जर्नी शुरू कर दी कि जैसे रियल एस्टेट है, वहाँ पे मैं जाके आप मानेंगे नहीं कि मैं इंजीनियर से पूरे नोट्स लेती थी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, उसमें क्रैक क्यों आता है। ऐसे जो इंडस्ट्री है उसमें मैं चाइना में जाके उनकी लैब्स में मैंने काम किया हुआ है। तो मैं लैब्स में काम करके लेदर बनता कैसे है, फिर मैं उसकी वीडियोस बना के अपनी टीम को सिखाती थी, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ये रहता था कि टीम्स जो है वो बहुत इजीली छोड़ के चली जाती हैं। तो जब मैं सीखूंगी
तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कल को टीम जाएगी तो कैसे जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो आई कैन टीच अनदर वन आल्सो। तो मैं खुद बहुत इन्वॉल्व होके सीखती चली गई। मैं ये कहूँगी, अगर मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि अल्टीमेटली आप किसको कहोगे कि आपका क्या ट्रेड था जिसकी वजह से आप चल पाए, तो मैं कहूँगी लर्निंग। तो मैंने कभी ईगो नहीं रखा, कभी कुछ नहीं। तो मैं अपनी टीम के पास बैठ के पूछती थी, अच्छा क्या रॉ मटेरियल डलते हैं लेदर में। चाइना में गई, मैं पूरी रात कैलकुलेशंस हम करते रहे कि ये लेदर बनाएंगे, इसमें क्या डलेगा और ये इंडिया में कितने में बिकता है और यहाँ कैसे। तो सीखा बहुत, मतलब बिल्कुल हेजिटेशन नहीं की कि कुछ पूछना नहीं है। फिर जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत कोर्ट केसेस थे, 60 करोड़ लोन्स थे, ये सब। तो बहुत इश्यूज आ जाते थे। कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आ गया, कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आ गया, कोई एक्साइज से आ गया, बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैंने कभी, मुझे ऐसे लगता है जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा साइकिलिंग भी बहुत इजीली सीख लेता है ना। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर सीख लेते हैं। अगर हमारी एज में थोड़ा कंप्यूटर कुछ नया करना है तो हम बहुत हेजिटेंट होते हैं, हमें लगता है ये अगर गलत हो गया तो, है ना। तो लेकिन मुझे लगता है उस टाइम दिमाग छोटे बच्चे की तरह था। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये करने से गिर जाऊंगी तो क्या होगा। तो चलती रहती थी, इनोसेंटली करती रही। तो मुझे लगता है कि बस सीखती चली गई और आगे चलती चली गई। कुछ ऐसा ही रहा। एक मुकाम ऐसा ज़रूर था कि जब मैंने अपने ऑफिस में आके बोला कि फर्स्ट टाइम मुझे फील हो रहा है कि मैं विमेन हूँ और रियल एस्टेट में हूँ। कि मैं एक, जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैंने एक लैंड खरीदनी थी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत चीटिंग का उनका कॉन्सेप्ट रहता है। तो मुझे उस टाइम बड़ा फील हुआ कि यार nobody is there to support you, support in the sense कि they try to कि women इसको क्या पता है ना। तो थोड़ा ज़्यादा लगा। तो इज ऑल्सो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में मैं जाती थी तो मेरे साथ मेरे डायरेक्टर हैं, कोई हैं, तो बहुत फनी रहता था कि जो ऑफिसर है वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। तो आई टू आई कॉन्टेक्ट उनका सिर्फ उनसे रहता था कि आप बताइए, आप करिए उनसे। उनको लगता था इनको क्या होता है, तो मैडम है बेचारी, जैसा होता है ना कि तो बेचारी हालात की मारी है। तो कोई भी ऐसे नहीं, वो एक होता ना। तो लेकिन फैक्ट्स मुझे ज़्यादा पता होते थे क्योंकि मैं इन्वॉल्व बहुत थी हर चीज़ में, सीखने के चक्कर में कि क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, ये करेंगे तो क्या होगा ना, ऐसे। तो मेरे पास फैक्ट्स ज़्यादा होते थे, समझदारी थोड़ी उन चीज़ों की होती थी। तो धीरे धीरे जब वो देखते थे पूछा उससे जवाब ये दे रही है तो धीरे धीरे हाँ टेबल्स टर्न होते थे। तो धीरे धीरे रिस्पेक्ट अर्न की। एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है, जब हमारे कोई ऐसे कुछ था, कोई टैक्स का, किसी ने बोला जी आप पे ये 2 करोड़ टैक्स लगेगा। तो हमारे डायरेक्टर मेरे पास आए कि जी वो कह रहे हैं कि कोई पुराने ऐसे ऐसे बनते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी मीटिंग फिक्स करा दीजिए। तो उन्होंने उनको बोला कि मैम मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने वो लेडी क्या मिलेंगी तो उन्होंने आगे मुझे बताया कि वो बोल रहे लेडी क्या। मैंने कहा उनको बोलना था लेडी नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर मिलना चाहते हैं। हाउ डज इट मैटर लेडी है या जेंट है ना। तो जब मैं मिली उनसे तो यू वोंट बिलीव आई हैड अ फैंटास्टिक मीटिंग एंड वी बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर दैट, यू नो। सो इट वाज अ स्ट्रगल वेरी, यू नो, सो आई एंजॉयड द स्ट्रगल आल्सो। तो हम ये कहेंगे कि ऋतु ने बच्चा बनके जो चीजें सीखी वो सीखते सीखते यहाँ तक पहुंच गए कि 2011 में आपको ईटी ने विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया। तो इसको कहते हैं कि एक्चुअल में चीजों को सीखना और समझ के करना, अगर हम चाहें तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। मैम मैंने बहुत साल पहले एक रेडियो पे आपका इंटरव्यू सुना था, उसमें आपने कहा था कि मेरी जब ये सारी सिचुएशंस थी या मैं जिस भी ट्रिमॉल में से गुजर रही थी, तो बुद्धिज्म की तरफ आपका बहुत झुकाव है। आपने उनकी लर्निंग्स या उनके थॉट प्रोसेस को आप हमेशा साथ लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्या एक वो थॉट है जो आपको हमेशा एक पावर देता है इस चीज में खड़े रहने के लिए? बुद्धिज्म और इवन हिंदुइज्म, एनी फिलॉसफी वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, राइट? एंड वी जो कहते हैं कि जो बोया है वो आएगा। तो बुद्धिज्म ने ये जो सीन है वो इतना इनग्रेन कर दिया था कि मुझे लगता था जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। तो जैसे कॉफ़ी होती है ना, बहुत बिटर होती है, हम उसको नहीं पी सकते, लेकिन अगर उसमें शुगर मिल्क डाल तो बड़ी टेस्टी हो जाती है ना। तो
तो ऐसे हमारे कर्मा होते हैं, हमने बुरे किए, अच्छे तो हम काउंट ही नहीं करते ना, हम सोचते ही नहीं कि मुझे अच्छा क्यों मिला, लेकिन जो बुरे होते हैं तो उस पर जब हम अच्छे कर्म डालते जाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो मैं उस थ्योरी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है मेरी डॉटर बीमार थी, बहुत किडनी प्रॉब्लम थी उनको, जब वो 1 साल की थी, एम्स में रही है वो 1 साल, हाँ, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था बट शी गॉट फाइन। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड की लाइफ में एक क्राइसिस आया जब मेरे मदर इन लॉ ने पूछा कि ऋतु क्या होगा, है ना। तो मैंने कहा मामा ईशानी भी ठीक हुई ना तो ये भी होगा, तुझे ऐसे तो कैसे कह सकती है। मैंने कहा मामा मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर कोई कर्मा की वजह से मुझे 200 साल सफर करना है तो मैं उसको अच्छा कर करके ना 20 साल तक ले आऊंगी। अगर 20 साल का है तो मैं उसको 2 साल ले आऊंगी, और 2 साल है तो मैं शायद 2 महीने ले आऊंगी। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं उसमें शुगर कितनी डाल रही हूँ और मिल्क कितना डाल रही हूँ, तो टेस्ट बदल ही जाएगा पक्का। तो मैं इस थियरी में चलती रही कि अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, कोई बात नहीं, पूरे किए तो है कोई बात नहीं, पर आई कैन चेंज इट। सो वो बिलीव बहुत स्ट्रांग थी कि आई कैन चेंज इट। तो शायद यही एक रीजन रहा कि फिर आगे चल के आपने बुक भी लिखी। ऐसे लगता है स्टोरीज का मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट इन द सेंस कि मैं एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी बुक में भी है और जो मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है, कि एक फ्रॉग्स की रेस थी, मैंने भी पढ़ी आपने, है ना। तो वो जिसमें छोटे मोटे पतले सब फ्रॉग्स थे और वो कहीं पहुंचना था माउंटेन पे, तो ऑडियंस खड़े हैं आसपास बहुत सारे, और वो अरे इतना पतला सा, इतना मोटा, अरे तो पसीने आ रहे, ये कैसे जाएगा। तो सब उसकी उनकी बातें सुन रहे और बेचारे कोलैप्स हो रहे हैं। एक छोटा सा फ्रॉग को अल्टीमेटली रेस जीत जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो डेफ एंड डम्ब होता है, वो सुनता ही नहीं कि कौन क्या बात कर रहा है। तो मुझे उस स्टोरी से लगा कि रितु यू आर अ डेफ एंड डम्ब फ्रॉग। मुझे याद है एक फैक्ट्री में हमारे कोई सप्लायर आया, उन्होंने कहा मैम फलाने ने तो 2 मशीनें लगा ली, है ना। तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता, मैं तो एक डेफ एंड डम्ब फ्रॉग हूँ और मुझे पता है मुझे वहां पहुंचना है, तो मैं अपनी रेस चलती जा रही हूँ, मुझे कोई मैटर नहीं करता किसी ने 2 लगाई 4 लगाई, डजंट मैटर। सो ये स्टोरी ने मुझे इतना इम्पैक्ट किया कि बस मैं उन स्टोरीज के बेसिस पे काफी चलती चली गई, तो मैंने वो कंपाइल कर ली इस बुक पे। तो मैम ये हुआ आपका बिजनेस वुमेन टू ऑथर बनने का सफर। अब वो कहते हैं कि खुद तो मैंने झेला लेकिन मैंने उसको अपने आप तो निकली नहीं, अब लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, आपने बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग ली, आरफिन खान से आप ट्रेंड हुई, और अब आप लाइफ कोच बन गई हैं। तो आपकी तो लाइफ अपने आप में इतनी बड़ी स्टोरी है। तो आप लाइफ कोच जब आप बन गई तो आपको लगता है कि लोगों का जो एटीट्यूड पहले कहते थे मैम क्या करेगी, अब लोग कहते हैं कि हाँ ये मैम ही सब कुछ करेगी, शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है। हाँ ये बहुत बड़ा है, और ये जर्नी मैंने बहुत क्लोजली, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि मैंने ये एटीट्यूड चेंज होते देखा कि मैम क्या करेंगी, अच्छा मतलब मैम ने ये कर दिया, है ना। सो मतलब जैसे शुरू में हमारे यहाँ जो सीनियर्स थे वो बोला करते थे कि मैम को क्या पता है, मैम ने तो कभी बिजनेस देखा नहीं, करा नहीं, नो ऐसे। तो सोचते थे कि बस पढ़ी लिखी हैं तो शायद ना ऐसा, लेकिन बाद में वो जो सोचते थे कि वाह क्या क्या कर सकती हैं, दैट इज राइट। तो जो जर्नी टू लाइफ कोच है, ये मैं ये मानती हूँ, जो मैंने कोचिंग्स ली आरफीन खान, जॉन मैक्सवेल फ्रॉम यूएस वगैरह, वो मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझने के लिए ली कि कैसे स्ट्रक्चरली यू कैन परफॉर्म। बट अदरवाइज अगर मुझे, जैसे मैं यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में गई तो मेरा था, तो उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि मैम आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। मैंने कहा नहीं जी, मैंने जिंदगी पढ़ी हुई है। हाँ, कहते फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा जी जिंदगी ने सिखा दिया, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने एक्चुअली बैटल फील्ड में करके देखा, तो वो जब मैं किसी को शेयर करती हूँ तो उनको बहुत पावर आती है, उनको लगता है ये कर सकती है, इसके पास ऐसा क्या खास था ना, तो हम भी कर सकते हैं। तो एक, क्योंकि लाइफ जीने के लिए ना एक होप चाहिए, है ना। और जब आदमी को लगता है सब खत्म हो गया तो आदमी सुसाइड करता है, ड्रग्स में जाता है। तो वो होप, मुझे लगता है कि लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस रहे उससे होप मिलती है लोगों को। तो वो मेरे को लगा कि जैसे मेरे को एक बहुत फीलिंग है कि एक महात्मा गांधी ने क्या कुछ कर दिया था, एक मार्टिन लूथर किंग, एक, है ना। सो एक पर्सन भी अगर खड़ा हो जाता है तो कंट्री, नेशन, यू नो, उसकी वो डेस्टिनी चेंज कर देता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एनकरेजमेंट से, मेरी मोटिवेशन से एक लाइफ चेंज होती है, और वो इतनी चेंज हो जाए, कोई महात्मा गांधी बन जाए या अपनी फैमिली की लाइफ भी चेंज कर ले, है ना, अपनी कॉर्पोरेट, अपनी कंपनी की लाइफ चेंज कर ले, तो मुझे लगता है बहुत मजा आ जाता है, लगता है कि जीना एक, उसका कोई पर्पस फुलफिल हो गया। रितु, अगर हम बात करें कि आपने जब मोटिवेशनल ट्रेनिंग शुरू किया, आपको याद है जब आपने फर्स्ट टाइम जो सेशन लिया था, उस वक्त के इम्पैक्ट और जो आज आप ट्रेनिंग कर देती हैं लोगों को या सिखाती हैं, क्या लोगों के, आपके ऑडियंस में क्या चेंज है? मुझे लगता है कि सेम है, मैं नहीं सोच पा रही कि बहुत ऐसा चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी करती हूँ, पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ। पहले मेरे को इनोसेंटली लोग बुलाते थे, जब मुझे विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला तो मुझे बहुत लोग बुलाने लगे, कॉर्पोरेट्स बुलाने लगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलाया, बहुत, मैं इनोसेंटली बच्चे की तरह चले जाती थी, बुलाया और मैं चली गई कि ठीक है जी आ जाऊंगी, है ना। तो मैं अपने दिल से अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी, कोई एमईटी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, किसी ने भी बुलाया तो मैं दिल से अपना बोलती थी। तो पर्पस वही होता था कि शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, आज भी वही करती हूँ, बुक से भी वही मैंने किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो रियल एक्सपीरियंस है या स्टोरी है ऑफ योर लाइफ, उससे बड़ी एनकरेजमेंट कोई हो नहीं सकती। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि पीपल गेट रियली मोटिवेटेड, उनको लगता है कि नहीं कर सकते हैं। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं आफ्टर द सेशन, मतलब बिल्कुल घेर लेंगे और उनके इतने सवाल होते हैं। एक, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मैं 3rd ईयर में हूँ मैकेनिकल, और मैं आज सोच के आया था कि बस लास्ट ईयर, बस अब नहीं। हाँ, कहता है मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ था कुछ, तो कहता मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैंने प्रोजेक्ट किया। कहता आपके सेशन के बीच में ही मैंने प्रोजेक्ट भी सोच लिया और डिसाइड कर लिया कि पूरा तो करना ही है। तो जब ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। एक बच्ची मुझे याद है आई मेरे पास, तो वो रोने लग गई। शी सेड कि मैम मेरी सिचुएशन ऐसी है, शी शेयर्ड हर लाइफ ऑल्सो, कि ऐसी है कि मैं बस सुसाइड की मेरी तैयारी थी। तो ऐसे जब मैं देखती हूँ मोमेंट्स, है ना, तो ऐसे लगता है कि लाइफ सार्थक हो गई, पर्पस, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कभी, मेरे को बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतने बिजनेस में से निकल के आप कैसे आ जाते हो, कैसे कर लेते हो। अभी कल मुझे एक फ़ोन आया कि मैम आपने विमेन एम्पावरमेंट पे बोलने आ पाओगे, तो कहीं बाहर है, 3 घंटे का सफ़र है। मैंने कहा जी आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला फीस कितनी है? तो मैंने कहा जी जो श्रद्धा दे देना, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस ये लाइफ टच करना है, यू नो, कितनी लाइफ टच कर पाती हूँ वही मेरी फीस है। मैम अगला सवाल में आ रहा था, आपने खुद ही उसमें निकाल दिया कि इतना सब कुछ होने, बिजनेस भी आप संभाल रही हैं, घर भी संभालनी है, फैमिली भी संभालनी है, इंडस्ट्री भी देखनी है, आपका ऑफिस आपका चंडीगढ़ में है, फैक्ट्री आपकी बद्दी में है, कंस्ट्रक्शन साइट आपकी जीरकपुर में, इन सब के बीच में आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी टाइम निकाल लेते, हाउ यू मैनेज योर टाइम? ये मैंने अपने मेंटर से सीखा, जो आपने बुद्धिज्म की बात की थी, डॉक्टर दाइसाकु इकेदा हैं। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि जो 20, मतलब एक्चुअली वो जो हम ये सुनते थे, उनकी लाइफ को देख के कहते थे कि वो 365 डेज का काम शायद 24 घंटे में कर लेते हैं। ओके। हाँ, तो मैंने उनकी लाइफ को बहुत ऑब्जर्व किया। और एक बार हम जापान गए ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने किसी ने सवाल पूछा इसी पे, टाइम मैनेजमेंट पे, घर भी है, सोशल भी है, बुद्धिज्म भी है, क्या क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि जैसे 3 रैबिट्स होते हैं ना, तो उनको पकड़ना है आपने, तो आप एक के पीछे भागते हो, तो देखते हो दूसरा निकल गया, दूसरे के पीछे भागते हो तो तीसरा निकल गया, तो नो यू आर रनिंग आफ्टर देम एंड मे बी यू विल कैच होल्ड ऑफ देम और मे बी नॉट। सो कहते हैं कि जब आप थोड़ा वाइजली प्लानिंग ऑर्गेनाइज वे से चलते हो, तो आप दाना रख देते हो, तो रैबिट आएंगे तो पकड़ लोगे, दौड़ोगे नहीं पीछे। तो ऐसे जब हम बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं, प्लानिंग से चलते हैं कि यू नो, जैसे अगर मैं फैक्ट्री जाती हूँ ना, तो किस पर्सन से मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो मेरा शेड्यूल बना होता है। इवन अगर एक फ़ोन कॉल भी करनी है, वो भी लिखा होता है कि करूँगा आज, मुझे कॉल करना है। तो वो इट्स वेरी इजी। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू बद्दी, आई नो कि मुझे 10 कॉल्स करनी है, मेरा टाइम खत्म हो गया उसमें। मैं खुद बड़ा सरप्राइज था जब कल मैंने आपको मैसेज किया कि मैं ऐसे ऐसे मिलना चाहता हूँ। मैंने सुबह शायद शाम के आसपास मैसेज किया था, एंड मैं आपने रात को लेट नाइट जब भी आपको टाइम लगा आपने रिप्लाई करा। मैं सुबह जब 5 बजे उठा तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो मैं देखा आपका मैसेज आया। तो इट गिव्स कि आप लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज हैं
कि कौन सी चीज किस वक्त करनी है, लेकिन हाँ अब छूटती कुछ नहीं है कि जिसको मैंने वो दिया है एटलीस्ट उसको टाइम मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खूबी है आप में मैम। ऋतु जी, अब ये तो हुआ बिजनेस, उसके बाद आपकी लाइफ स्टोरीज हुई, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। अब मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये है कि इन सब चीजों को करने के साथ साथ आप अपने आप को, तो आपने कह दिया कि मैं बुद्धिज्म में बिलीव करती हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, लेकिन कोई तो एक पल ऐसा भी होता होगा जब आपको लगेगा नहीं यार ये सब फिर भी संसारिक और वास्तविक चीजें हैं, कि एक मी टाइम होता है कि मेरे को ये एंजॉय करना है। एक होता है ना आपको एनर्जाइज करने के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, हाउ यू स्पेंड योर टाइम। पता नहीं आप कोई रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, पर सच मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी मेरा मी टाइम है। सच में ये मेरा कोई वो नहीं है कि एजेंडा है, प्लानिंग है, कुछ नहीं। आई इंजॉय वट एवर आई डू। व्हाट इज मी टाइम? मी टाइम इज कि आप बहुत बोझ के तले काम करके आए हो, बहुत थक गए हो, अब आपको रिलैक्स चाहिए, अब आपको कुछ ऐसा करना है, हट के दिमाग हटाना है, राइट? वही होता है ना मी टाइम। तो जब आप उसको इंजॉय कर रहे हो तो हट के जाना का है, भागना का है। फिर भी मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आई जब मैं बहुत टेंस हो गई, होता है बहुत ऐसा मेजर लॉस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करती हूँ कि मैं कपिल शर्मा इवन गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो लगा लिया, या कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, या कोई म्यूजिक लगा के उसको एंजॉय कर लिया। स्पेशली लिटिल चैम्प्स, बच्चों के सॉन्ग्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक दो वीडियोस देख लेती हूँ रास्ते में, जब मुझे लगता है स्ट्रेस्ड हूँ, थोड़ा कट ऑफ करना है, तो इसी में बस बहुत हो जाता है। पर अदरवाइज आई एंजॉय व्हाटएवर आई डू। सो बेसिकली क्या है कि आप जो कर रही हैं आप उसी को एंजॉय कर रही हैं, तो वही आपका एक मी टाइम है। वो मुझे लगता है लाइफ इज ऑल जॉय एक्चुअली। ऋतु, यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा, फिर भी एक होता है ना आदमी एक डेस्टिनेड होता है कि एक टारगेट होता है हर किसी का। शायद आपने जब शुरू किया तब एक टारगेट के साथ ही शुरू किया, लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी सोचा है कि वो एक मुकाम अभी रह गया है जिसको मेरे को पाना है, या कोई एक ऐसा स्टेज जो आपको लगता है कि अभी मेरे को पानी है, कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है कि मेरे को देखने जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज बनानी है मुझे जिससे दुनिया की डेस्टिनी बदल जाए। तो मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, जैसे बना भी लिया हमने टू सम एक्सटेंट। हमने बायोडिग्रेडेबल ऐसा एक लेदर बनाया है, जो मुझे लगता है कि दुनिया में जो इतना प्लास्टिक है, फॉर एग्जांपल ये लेदर है, ये लेदर आप शायद फॉर मेनी मे बी 1000 years ये एज इट इज डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये कीप्स लाइंग। और जब ये डिस्ट्रॉय होता भी है तो इसमें से ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट को, जब हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इतनी गैसेस, सब कुछ ऐसा। तो जो लेदर हमने बनाया है ऑर्गेनिक, तो उसमें ना ये गैसेस और ना ये कि ये बिल्कुल वो है बायोडिग्रेडेबल है। और तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको मुझे इतना प्रैक्टिकल और ऐसी ऐसी जगह पहुंचाना है कि दुनिया को लगे कि एक ऑल्टरनेट मिल गया और ये कम हो जाए, जो हीप्स ऑफ इतना गार्बेज है वो कम हो। और एक और चीज़ है, मेरा बड़ा सपना है कि जो आजकल मैं यूथ को देखती हूँ कि सब ना अपनी कंपनी से दुखी है। सब कहेंगे अरे बॉस ऐसे, अरे बस कंपनी बदलनी है, जॉब बदलनी है, दुखी हो गए हैं, बिजी आवर्स इतने। आप देखेंगे ना, कोई मुझे खुश ज्यादा नजर नहीं आता। गूगल वाला भी दुखी है और ओरेकल वाला भी दुखी है। एब्सोल्युटली। और हर आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी कंपनी को, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, राइट? मेरे यहाँ कोई कहता है ना मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं कहती हूँ कहाँ जा रहे हो, तो बताएंगे। मैंने कहा जब आपको लगे ना सब ठीक ठाक है, मुझे भी बता देना, शायद मैं भी शेयर क्योंकि मुझे लगता है हर जगह कुछ ना कुछ है। तो मैं मेरा सपना है कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉय, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, कल्चर वो क्रिएट कर पाऊँ। तो मैंने अपनी कंपनी में भी बहुत वर्क किया उस कल्चर पे, कि मुझे लगता है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट एंड ईज, कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बात करो एक दूसरे से, रिजॉल्व इट देयर एंड देन।
तो वैसे ही कल्चर, तो मैं ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कल्चर देखना चाहती हूँ लोगों को, मतलब क्योंकि आप देखिए ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ सुबह चालू होते हैं 9 बजे, रात को आजकल 8, 9, 10 बजे तक भी MNCs में, इतने कॉर्पोरेट्स में लोग, बच्चे बिजी हैं जॉब्स में, राइट, घर आते हैं स्ट्रेस्ड होके, वहाँ भी वो खुश नहीं है। तो क्या जिंदगी, आप देखेंगे इसीलिए तो इतनी बीमारियां हो रही है आजकल, बच्चे सर्वाइकल हो रहा है, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डेथ्स हो जाती हैं 30-35 साल। इसमें जो मैं आपकी बात से बात निकाल पा रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन है ना, हम लोगों का कम्युनिकेशन जो आजकल है ना, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा रह गया, 1-to-1 कम्युनिकेशन करना भूल गए हैं। शायद वो बड़ा रीजन है। कई बार क्या होता है कि कई बार आप अपनी बात जब सामने वाले के साथ करते हो ना, जब आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वही सॉल्व हो जाती हैं। जैसे आपकी बुक का वो फर्स्ट चैप्टर है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तू सुन क्यों रही है, इसको सोचने का तरीका बदले। उन्होंने बोला उनका एटीट्यूड है, जरूर थोड़ा तो वैसी है। तो आपको कहीं ना वो एक ना, मैंने जोक पढ़ा था, जोक क्या इसको जो मर्जी आप कह सकते हो। कहते हैं एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में पड़ा था, उसका हार्ट का इलाज हुआ, तो इलाज होने के बाद जब दोस्त उसके मिलने आए तो कहते यार क्या हो गया तेरे को, क्यों हार्ट का करवाना पड़ेगा। कहता है यार अगर दिल की बातें कर ली होती यारों से, ना दिल ना खोलना पड़ता आज औजारों से। तो वो बात है, तो कहीं ना कहीं औजारों से खोलने से बढ़िया हम दिल खोल के अगर बातें कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप इसको डीपर लेवल पे देखो तो क्यों नहीं करते हम, ट्रस्ट ही नहीं करते। मेरे को ये लगेगा आपको मेरी बात ही नहीं समझ आएगी, क्या बात करूं। दूसरा ईगो भी बहुत बड़ी है, ईगो है, ट्रस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने ये देखा है कि दुनिया में अभी भी ह्यूमैनिटी है, सब लोग समझना चाहते हैं, समझाते ही नहीं है। मेरा यहाँ तक केसेस हुआ, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने बैठी हूँ और वो खूब ऐसे थ्रेटन कर रहे हैं, ऐसे अच्छे क्या ऐसे वैसे। मैंने होल हार्टेडली जब बात की कि सर, एक बार बात हुई, उन्होंने बोला कि जी आपके स्टॉक सही है, तो सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा बट ना सही का क्या मतलब, सर लोग बोरियों में भर के रख देते हैं, कुछ कुछ दिखा देते हैं। मैं कहा सर पहली बार सुन रही हूँ। मतलब उन्होंने मेरी वो जेन्युइनिटी इतनी ऐसी देखी, उन्होंने कहा कि आप पे यकीन करने का दिल कर रहा है, कि ये वर्ड्स थे। तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम पहले कहते हैं ये तो बस ऐसे, ये तो करप्शन, ये तो बस पैसे चाह रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो वी डोंट ट्रस्ट। तो वो मुझे लगता है कि बेसिक मेरा मन है कि वैसे कॉर्पोरेट कल्चर, दैट्स व्हाई आई गो टू कॉर्पोरेट्स, यू नो, टू क्रिएट दैट कल्चर, टू हेल्प देम। उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, रादर देन, यू नो। सो दिस इज माय ड्रीम। तो ऋतु, हम लगभग अपना एपिसोड खत्म की तरफ है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक बुक तो आप लिख चुकी, दूसरी पाइपलाइन में कुछ है और आने वाला? हाँ, मेरी ऑटोबायोग्राफी है। ओह वंडरफुल। या फाइनल एडिटिंग चल रही है उसकी, इस साल में रिलीज हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी। तो एक टिप, जो वैसे तो आपकी लाइफ खुद ही एक टिप से भरी है, फिर भी आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा टिप देना चाहें जिससे लोग जो आज की डेट में, आपने कहा ना कि छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, वो परेशान होना छोड़ दें। लाइफ को एक ड्रामा की तरह ले नो, और उसमें जो भी रोल मिला, चाहे वो भगवान राम का मिला, सीता का मिला, रावण का मिला, उसको प्ले इट वेल। दिस टू शैल पास, वो खत्म हो जाएगा और आगे चलेगा, बहुत ब्यूटीफुल आएगा, लेकिन होप नहीं छोड़े, चलते जाए बस। तो इसी होप और इसी मोटिवेशन के वर्ड्स के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करेंगे। और ऋतु, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे चैनल पे आके हमारे दर्शकों के लिए ये टाइम निकाला, एंड वी आर रियली थैंकफुल। और एक बात मैं सबके सामने आपसे कंफर्मेशन लेना चाहूंगा, जिस दिन ऑटोबायोग्राफी आपकी आएगी तो 1 कॉपी फॉर मी। Sure. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.